हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आइस में एक बार फिर आप सबका ढेरों स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आज एक नए विषय को लेकर। हालांकि विषय राष्ट्रपति के संदर्भ में पहले भी आप इसका अध्ययन कर चुके हैं और आज एक बार फिर से हम लोग उसका विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले आपने राष्ट्रपति के अध्ययन के दौरान आपने इस बात का अध्ययन किया कि राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन अधिकार और शक्तियां हैं वे 3 भागों में बटी हुई हैं, जिनमें एक अहम भाग है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी अधिकार का परिपालन किया जाना। इस संदर्भ में आपने अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया केवल संक्षेप में जानने का प्रयास था कि वास्तव में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की अवस्था में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आज का जो अध्ययन है, अध्ययन का विषय वही है। हम इसी बात का अध्ययन करने जा रहे हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की अवस्था में राष्ट्रपति शासन का निर्धारण किया जाता है। लेकिन आज का जो अध्ययन है वह बहुत ही विस्तार से और काफ़ी विश्लेषणात्मक आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस रूप में क्रियान्वित होता है, वह कौन सी परिस्थितियाँ जिसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने रूपों में लागू हो सकते हैं। साथ ही हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया गया है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका प्रभाव राज्य के स्तर पर क्या पड़ता है, राज्य की विधानसभा पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, या फिर हम इस बात की भी तहकीकात करेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान वहाँ की कार्यपालिका की स्थिति क्या होती है, कार्यपालिका के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देशन क्या रहे हैं। इन समग्र बातों का विस्तार से विश्लेषण करना आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर आज की क्लास का अध्ययन कीजिएगा और उन तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास कीजिएगा जो राज्य में राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो संवैधानिक व्यवस्था है वह व्यवस्था क्या है। और जब हम इस बात की तहकीकात करते हैं कि संविधान में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ पर समझना होगा कि आमतौर पर अनुच्छेद 356 की बात की जाती है। लेकिन केवल अनुच्छेद 356 के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन राज्य के स्तर पर नहीं होता, बल्कि अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन तो लागू किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 365 के प्रावधानों के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति राज्य स्तर पर सुनिश्चित की जा सकती है। इन तमाम पहलुओं का हम लोग अवलोकन करेंगे। तो समग्रता के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लागू करने की प्रक्रिया क्या होती है, अवधि क्या होती है और साथ ही इसके प्रभावों का भी विश्लेषण करेंगे। देखिए, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या संविधान के दायरे में शासन का संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, सरकार
संविधान की व्यवस्था के विपरीत कार्य कर रही हो या केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य के स्तर पर नहीं किया जा रहा हो, ये वे तमाम परिस्थितियां हैं जिनको आधार बनाकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इस संदर्भ में 2 अनुच्छेदों का प्रयोग होता है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। कहने का हमारा आशय है कि जब भी आप राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में अध्ययन करते हैं, इन दोनों अनुच्छेदों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं, जैसा कि हमने कहा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो किसी राज्य में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस राष्ट्रपति शासन को हम राज्य स्तरीय आपात के रूप में भी जानते हैं, राज्य आपातकाल कहकर भी संबोधित करते हैं, और यहाँ तक कि हम इस व्यवस्था को संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जानते हैं। तो केवल राष्ट्रपति शासन ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको हम राज्य आपातकाल के रूप में भी जानते हैं, संवैधानिक आपातकाल कहकर भी हम इसे संबोधित करते हैं। इसका आधार, जो सबसे मुख्य आधार जो है, राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी है, यदि वह फेल हो गई हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम समझें कि राष्ट्रपति शासन कितने प्रकार के होते हैं, और यदि हम इसकी व्याख्या करें, समग्रता के साथ समझने का प्रयास करें, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के 2 प्रकार हो सकते हैं। यानी जिसे हम राज्य स्तरीय आपातकाल की बात करते हैं, हम इसे 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 356 से संबंधित राज्य आपातकाल, और दूसरा है अनुच्छेद 365 से संबंधित राज्य आपातकाल। इसको और बहुत ही सिंप्लीफाई में आप समझिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, वे 2 प्रकार के हैं, और इन्हीं 2 संवैधानिक आधारों पर हम राज्य में राष्ट्रपति शासन को 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं। तो पहला जो संवैधानिक प्रावधान है वह अनुच्छेद 356 में वर्णित है, और दूसरे का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, 365 के अंतर्गत। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, 356 और 365, केवल 6 को डिस्प्लेस करना है। अगर 6 का प्रयोग 35 के बाद हो रहा है तो एक तो प्रकार 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आप इसका अध्ययन करते हैं, और 5 से पहले अगर 6 का प्रयोग करते हैं तो ये आर्टिकल 365 के रूप में जाना जाएगा। तो अनुच्छेद 356 के आधार पर लागू राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 365 के आधार पर लागू किया जाने वाला राष्ट्रपति शासन, इन दोनों का प्रयोग राज्य के स्तर पर ही होता है। तो राज्य में यदि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो, संविधान के दायरे में शासन का संचालन नहीं किया जा रहा हो, तो इसके लिए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की आवश्यकता है। राज्य को संविधान के दायरे में कार्य करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सरकार का संचालन नहीं हो रहा हो, इसे आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये इसका पहला प्रकार है। यदि हम दूसरे प्रकार की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 365 में प्रावधान का निर्धारण किया गया है,
और अनुच्छेद 365 में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पा रही हो, केंद्र ने कोई निर्देश दिया हो, कोई आदेश केंद्र के द्वारा राज्य को प्रस्तुत किए गए हों और राज्य की सरकार ऐसे आदेशों को, ऐसे निर्देशों का पालन करने से मना कर दे रही हो, यानी राज्य सरकार केंद्र के आदेशों का अनुपालन नहीं कर पा रही हो, तो अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये दो प्रकार हैं राष्ट्रपति शासन को लागू करने के संदर्भ में राज्य स्तर पर। अब हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझिए कि चूंकि दो प्रकारों का आप जो अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, ये दो प्रकार संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर निर्धारित है। और जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको समझाने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति शासन के दो प्रकार अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के प्रयोग के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में मुख्य अंतर क्या है। कारण कि दोनों आधार पर राष्ट्रपति शासन की ही क्रियान्विति हो रही है, तो फिर दो अलग अलग अनुच्छेद और दो अलग अलग प्रावधान करने की क्या आवश्यकता थी। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के बीच मुख्य अंतर क्या है। प्रावधानों के आधार पर यदि आप समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल उस स्थिति में किया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और अगर हम अनुच्छेद 365 की बात करें, क्या मुख्य अंतर है, तो अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पा रही हो, केंद्र के निर्देशों के अनुपालन करने से मना कर दे रही हो, यानी केंद्र के आदेश का अनुपालन राज्य स्तर पर नहीं हो पा रहा हो, तो इस आधार पर अनुच्छेद 365 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो ये मुख्य अंतर हैं अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के बीच में। तो इन दोनों स्थितियों में होता क्या है कि राज्य का शासन केंद्र के द्वारा अपने हाथों में ले लिया जाता है, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। तो इन दोनों अंतरों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अब हम अध्ययन करेंगे इस बात को लेकर कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। उन परिस्थितियों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक होता है जिसको आधार बनाकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। अब यदि हम इन परिस्थितियों की बात करें तो सबसे मुख्य परिस्थिति जो है, जो पहली परिस्थिति है कि यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संविधान के दायरे का अनुपालन नहीं हो रहा हो, संविधान की सीमा में रहकर राज्य शासन का संचालन नहीं किया जा रहा हो, तो एक परिस्थिति ये होती है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा संघ के निर्देशों का पालन नहीं किए जा रही हो, संघ के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो, संघ के निर्देशों की अवहेलना की जा रही हो, तो ये भी एक परिस्थिति बनती है राष्ट्रपति शासन को लागू करने के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ और भी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में आप सबको समझना जरूरी है। और वो परिस्थिति क्या है कि यदि विधानसभा में कोई दल राज्यपाल के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर
मुख्यमंत्री चुनने में विफल रहा हो। भाई, विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल दलों को समय आवंटित करते हैं, उन्हें समय देते हैं कि आप एक निश्चित अवधि में हमें सूचित करें कि क्या वास्तव में आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं, क्या आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। तो यदि इस निर्धारित समय अवधि के दौरान कोई भी दल अथवा गठबंधन मुख्यमंत्री का चुनाव करने में विफल रह गया हो, तो इस आधार पर भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। एक और परिस्थिति है कि यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने में विफल हो गया हो। भाई, कोई मुख्यमंत्री कार्यशील है और उसके अगेंस्ट में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, या मुख्यमंत्री ने खुद ही विधानसभा में कोई विश्वास मत प्रस्ताव किया हो, तो विश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं हुआ हो, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ हो, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो मुख्यमंत्री के विरुद्ध, ये दोनों स्थितियां एक ही होती है। विश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत बना हुआ है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत नहीं रह गया है। यानी यदि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया हो, वो त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। एक और परिस्थिति होती है, यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल चूंकि वहां पर समाप्त हो जाएगा, वो त्यागपत्र दे देगा, नया मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पा रहा हो, कोई भी दल अथवा गठबंधन नई सरकार का गठन करने में सफलीभूत नहीं हो पा रहा हो, यानी नए मुख्यमंत्री का निर्वाचन कोई भी दल नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया जा सकता है। एक परिस्थिति और है, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया है कि आप निश्चित अवधि में, एक अवधि दी जाती है, वो 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह 2 सप्ताह के हो सकता है, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक निश्चित अवधि दिया है बहुमत साबित करने को लेकर, और यदि वह निश्चित अवधि में मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित नहीं कर पाया हो, बहुमत साबित करने में मुख्यमंत्री विफल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति संभव है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो राज्य के ऊपर, कोई प्राकृतिक महामारी का प्रकोप हो राज्य के ऊपर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो, तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हीं में से किसी आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राज्य विशेष के सापेक्ष की जा सकती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का आधार क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या होती है, या राष्ट्रपति शासन
को लेकर जो उद्घोषणा की जाती है उसके पीछे वजह क्या होती है, तो मुख्य आधार को समझना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, इस बात को लेकर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य की सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल इस संदर्भ में राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। तो एक तो ये आधार होता है। दूसरा होता है कि राष्ट्रपति स्वयं ही आश्वस्त हो गया हो इस बात को लेकर कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुकूल संचालित नहीं हो रही है, राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। यदि राष्ट्रपति यह आश्वस्त हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुकूल कार्य करना मुनासिब नहीं समझ रही है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन राज्य में नहीं किया जा रहा है, तो यह भी आधार बनता है राष्ट्रपति शासन को लागू करने के संदर्भ में। अब यहाँ पर यदि राष्ट्रपति स्वयं ही आश्वस्त हो गया हो इस बात को लेकर कि राज्य की सरकार संवैधानिक व्यवस्था का परिपालन करने में विफल है, तो वह राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरी परिस्थितियों को भी समझिएगा। एक तीसरी परिस्थिति है कि यदि राज्य संघ के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हो या राज्य ने संघ के निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया हो, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार ने राज्य को कुछ निर्देश दिए और राज्य की सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करने से मना कर दे रही हो, यह भी आधार बनता है। अनुच्छेद 365 में इसी से संबंधित प्रावधान का निर्धारण किया गया है, जिसको आधार बनाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया सकता है, उसकी क्रियान्विति की जा सकती है। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दिया, राज्य स्तरीय आपातकाल लागू कर दिए गए। अब राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो इसका सीधा सा आशय होगा कि राज्य की जो कार्यपालिका है वह विघटित हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू है। अब एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रकार की शासन की व्यवस्था को, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हामी देना होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई हो तो ऐसी उद्घोषणा 2 महीने के अंदर संसदीय अनुमोदन के आधार पर आगामी 6 माह तक क्रियान्वित की जा सकती है। फिर समझिएगा, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो अब राज्य में राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया, लेकिन संसदीय अनुमोदन के बिना यह केवल 2 माह तक ही बना रह सकता है। यानी ऐसी उद्घोषणा की अवधि देखा जाए तो संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम 2 माह तक ही इस प्रकार की उद्घोषणा लागू रह सकती है। और यही कारण कि स्पष्ट किया गया है कि जब भी राज्य में अनुच्छेद 356 के आधार पर या अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया हो तो इस प्रकार की उद्घोषणा को
संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अवधि का निर्धारण किया गया है कि ऐसी उद्घोषणा 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन को प्राप्त करेगी, और यदि संसद द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, 2 महीने के अंदर अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इसकी अवधि 6 माह तक बनी रहेगी। 6 माह की समाप्ति से पूर्व इसे एक बार फिर से संसदीय अनुमोदन लेकर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जो संसदीय अनुमोदन राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में लिए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो संसदीय अनुमोदन क्या बहुमत का, साधारण बहुमत के आधार पर लेने की आवश्यकता होती है, या इसके लिए भी विशेष बहुमत अथवा 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? जैसा कि आपने राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अध्ययन किया है कि वहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को साधारण बहुमत से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी आपके प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्या, कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित जो संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, केवल साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 2 माह के अंदर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, और यदि संसद ने इस प्रकार का अनुमोदन नहीं दिया हो, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 2 माह तक ही उद्घोषणा की तिथि से बनी रह सकती है। 2 माह की समाप्ति के साथ ही राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यदि संसद ने 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन कर दिया हो, तब यह आगामी 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि फिर 6 माह की समाप्ति से पहले संसदीय अनुमोदन प्राप्त कर इसे आगे 6 माह के लिए बनाए रखा जा सकता है। इसको हम लोग अवधि के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अवधि को लेकर अध्ययन किया जाए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को कितने समय तक बनाए रखा जा सकता है। कहने का हमारा आशय है कि वह अवधि क्या होगी जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बनाए रखने से संबंधित है। तो जब हम संसदीय विधान का अध्ययन करते हैं और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अध्ययन करते हैं, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 6 माह तक प्रभावी बना रहता है। यानी राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जाता है, और 6 माह की अवधि से आगे अगर बनाए रखना है तो 6 माह की समाप्ति से पूर्व संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे फिर से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। और संसद ने अगर अनुमोदन दे दिया तो फिर आगामी 6 माह तक बना रहेगा, और इस प्रकार अधिकतम 3 वर्षों तक किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन को बनाए रखा जा सकता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। तो 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। लगातार 5 साल तक राष्ट्रपति शासन के अधीन पंजाब की शासन व्यवस्था थी, और वहाँ पर 1987 से लेकर 1992 तक राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति सुनिश्चित की गई थी। यानी लगातार 5 साल तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल से अधिक है। और इसी प्रकार आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी 1990 से 1996 के बीच लगातार 6 साल तक
राष्ट्रपति शासन लागू रहा। और ध्यान रखिएगा, ये अब तक राज्यों में जितनी बार भी राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं उनमें ये सर्वाधिक है। अब इस संदर्भ में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको कि हम 44वां संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। जो मूल संविधान की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में थी, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 1978 का संशोधन है। संविधान का 44वां संशोधन था हुआ, और 44वें संविधान संशोधन में राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव किया गया कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया गया है तो 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को लागू करने को लेकर कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। यानी 1 वर्ष तो नॉर्मली 1 वर्ष तक नॉर्मली राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन यदि 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जाना है तो इस संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कुछ प्रतिबंधों को निर्धारित किया गया है। और ये प्रतिबंध क्या है, कब, वह कौन सी परिस्थिति है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो पहला प्रतिबंध है कि वैसी परिस्थिति जब राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल क्रियान्वित हो रहा हो। यदि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, इस दौरान यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन का संचालन किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा हो सकती है। तो पहला प्रतिबंध क्या है, किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन को तभी बनाए रखा जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, राष्ट्रीय आपातकाल बना हुआ हो। और दूसरी परिस्थिति है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यदि यह प्रमाणित कर दे कि जिस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है, उस राज्य में निर्वाचन का आयोजन किया जाना संभव नहीं है। वहाँ की परिस्थितियाँ इतना प्रतिकूल है कि साधारण ढंग से निर्वाचन की व्यवस्था का संचालन नहीं किया सकता है। यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाण दे दे तो इस आधार पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखा सकता है, 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यही 2 परिस्थितियां होती हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं 1 वर्ष से अधिक समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किए जाने को लेकर। और ये प्रतिबंध कहाँ से निर्धारित किए गए, तो ध्यान रखना होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये 2 प्रतिबंधों के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझने की आवश्यकता है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन रहे हैं उनमें देखा जाए तो अब तक कुल 134 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया गया विभिन्न राज्यों में। यानी जब से संविधान लागू हुआ तब से अब तक 134 बार राज्य सरकारों को अपदस्थ करते हुए वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं
जहां पर अब तक सर्वाधिक 10-10 बार राष्ट्रपति शासन को प्रभावी किया गया है। पंजाब में सबसे ज़्यादा अलग अलग मौक़ों पर कुल 3,510 दिनों तक, जो कि लगभग 10 साल बैठता है, राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, जो 6 साल 264 दिनों तक बना रहा। इसी प्रकार अगर आप देखें तो सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में लागू रहा, केवल 7 दिनों के लिए। साथ ही देश में 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सम्मिलित है, वहाँ पर अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों से आप सबको वाकिफ रहना हो। तो आपने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति शासन क्या है। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था संविधान में कहाँ पर निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति शासन के 2 अलग अलग प्रकारों का भी अध्ययन किया। उन परिस्थितियों का भी आप सबने अवलोकन किया जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संभव होती है। साथ ही आपने इस बात का अध्ययन किया कि 44वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति शासन की अवधि को कैसे प्रभावित किया गया है, वे कौन से प्रतिबंध हैं जो राष्ट्रपति शासन की अवधि को लेकर निर्धारित किए गए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो उसका क्या प्रभाव राज्य शासन के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, राज्य विधानमंडल के ऊपर पड़ता है। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रभावों का आकलन करना भी आवश्यक है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन का प्रभाव को लेकर। तो जैसे ही अनुच्छेद 356 का या अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है, अविलंब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। यानी जो राज्य सरकार है उसका विघटन हो जाता है, राज्य की कार्यपालिका विघटित हो जाती है। कहने का हमारा आशय है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इन दोनों का विघटन हो जाता है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही। यानी अब उनका कार्यकाल आगे जारी नहीं रहेगा। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो निर्वाचित कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका है, अब चूंकि वो विघटित हो चुकी है, न मुख्यमंत्री है न उसकी मंत्रिपरिषद है, तो राज्य शासन का संचालन कौन करेगा? राज्य की प्रशासन की व्यवस्था कैसे संचालित होगी? तो अनुच्छेद 356 के प्रयोग के दौरान राज्यपाल की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन संचालित करता है। यानी अब राज्य का प्रशासन के संचालन का जो दायित्व है वह राज्यपाल को प्राप्त हो जाता है। राज्यपाल ही राज्य शासन का संचालन, राज्य प्रशासन की व्यवस्था का अनुपालन करना प्रारंभ कर देता है। तो एक इफेक्टिव ही होता है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री प्रशासक के रूप में नहीं है तो राज्यपाल ही राज्य का प्रशासक की भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ करता है। अब इसके राज्यपाल क्या करता है? तो मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों की सहायता लेता है। तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्य प्रशासन को संचालित करने के लिए सचिव की सहायता लेगा या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी की वह सहायता लेगा जिसे वह उचित समझे। अब हम अध्ययन करेंगे कि यदि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी गई है, राज्य विधानमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य की विधायिका किस हद तक प्रभावित हो सकती है। अब यहाँ पर समझना होगा कि यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया हो तो ऐसे में राज्य की जो विधानसभा है या तो उसे निलंबित बनाए रखा जाए
या फिर उसे विघटित कर दिया जाए। यही दो परिस्थितियां होती हैं विधानमंडल के ऊपर। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है। पहला प्रभाव आप देख रहे हैं कार्यपालिका के ऊपर कि राज्य की जो राजनीतिक कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री वाली जो कार्यपालिका है, वह विघटित हो जाती है और राज्य की जो विधानसभा है या तो उसे निलंबित बनाए रखा जा सकता है और या तो उसे विघटित किया जा सकता है। यदि राज्य की विधानसभा को निलंबित किया गया हो, यानी विधानसभा को विघटित नहीं किया गया, उसे केवल सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया जाता है, निलंबित विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। जैसे उद्घोषणा को वापस लिया जाएगा, विधानसभा एक बार फिर से जीवित हो जाती है। नई सरकार का गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जब विधानसभा का पुनर्जीवन प्राप्त हो गया है, तो अब जब विधानसभा है तो जाहिर सी बात है विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसे निर्वाचित करेंगे, नई सरकार का गठन होगा, नई कार्यपालिका पदस्थापित होगी, यानी नया मुख्यमंत्री और नई मंत्रिपरिषद फिर से सरकार के रूप में स्थापित होगी और प्रशासन की व्यवस्था का संचालन अब यहाँ से फिर से प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति, जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो और विधानसभा को विघटित कर दिया गया हो, ऐसे में 6 महीने के अंदर निर्वाचन को अनिवार्य बनाया गया है। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही यदि विधानसभा को विघटित कर दिया गया हो, तो इस विघटन की जो अवधि है वो 6 माह तक बनी रह सकती है और 6 माह के अंदर विधानसभा के लिए, नई विधानसभा के लिए निर्वाचन को अनिवार्य बना दिया गया है। अब जैसा कि इसके पहले हमने आपसे इस बात का विश्लेषण किया था कि यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जिससे कि निर्वाचन का कुशलतापूर्वक आयोजन किया जा सके, अगर ये रिपोर्ट निर्वाचन आयोग की आ जाती है, तो इस आधार पर अब 6 महीने के अंदर निर्वाचन संभव नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि आगामी 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक आगे बनाए रखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया हो, तो इस व्यवस्था के सापेक्ष विधानसभा के ऊपर जो प्रभाव जा रहा है वह इस रूप में कि विधानसभा या तो निलंबित बनाए रखी जा सकती है या उसका विघटन किया जा सकता है। यदि विधानसभा निलंबित है तो एक उम्मीद होती है कि जब भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया जाएगा, विधानसभा एक बार फिर से जीवित हो जाएगी और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और यदि विधानसभा को विघटित कर दिया गया हो, तो नई विधानसभा के लिए 6 महीने के अंदर निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन यदि निर्वाचन आयोग यह संस्तुति प्रदान कर दे कि संबंधित राज्य में साधारण तौर तरीके से निर्वाचन का आयोजन करना संभव नहीं है, तो इसे आधार बनाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक बनाए रखा जा सकता है। तो ये आपने प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है, तो इस प्रकार की उद्घोषणा की समाप्ति की क्या प्रक्रिया है, इस प्रकार की उद्घोषणा को वापस कैसे लिया जा सकता है।
हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी राज्य में यदि अनुच्छेद 356 के आधार पर या अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई हो तो राष्ट्रपति किसी भी वक्त इस प्रकार की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। अब यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया है तो आपके जहन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या इस प्रकार की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति शासन की अवधि को बनाए रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अनुवर्ती उद्घोषणा के आधार पर राष्ट्रपति शासन को किसी भी वक्त वापस कर सकता है, उद्घोषणा को समाप्त घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त घोषित कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति ने ऐसा किया है तो इस प्रकार की उद्घोषणा को समाप्त करने के संदर्भ में राष्ट्रपति के निर्णय को लेकर संसदीय अनुमोदन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन के निरसन की उद्घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। एक और यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। अब इस दौरान यदि किसी दल अथवा गठबंधन का नेता इस बात का दावा कर रहा हो कि उसके पास सरकार का गठन करने का बहुमत है, सरकार बनाने का बहुमत उपलब्ध हो गया है, तो इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है, उसे वापस लिया जा सकता है। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन जो बड़ा विवादित विषय है और इसका 125 से अधिक बार प्रयोग किया गया है। कुछ तो प्रयोग बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जायज़ प्रयोग रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाना विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। और यही कारण है कि जब भी राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य के सापेक्ष क्रियान्वित किया जाता है तो ये ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। यही कारण है कि कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन को लेकर न्यायालय ने भी कुछ टिप्पणियां की है, न्यायालय का भी कुछ दिशा निर्देश आया है। और खासकर एक बड़ा चर्चित मामला रहा है 1994 का एस.आर. बोम्मई का केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एस.आर. बोम्मई और उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। तो एस.आर. बोम्मई ने राष्ट्रपति शासन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती प्रदान की थी, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है। क्या निर्णय है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में एस.आर. बोम्मई के मामले में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित कर रखा है। क्या कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर यदि प्रयोग किया गया हो तो ऐसी उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगी। यानी कहने का आशय है कि यदि यह सत्यापित हो जाए कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य के सापेक्ष राष्ट्रपति शासन को लागू किया है और ऐसी उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई हो तो इस प्रकार की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में, यानी न्यायपालिका के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति की इस प्रकार की अनुशंसा पर वह अपना मत व्यक्त करे, उसकी वह समीक्षा करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी दिशा निर्देश निर्धारित किया है
कि केंद्र को यह सत्यापित करना चाहिए, केंद्र को यह बताना चाहिए कि किस आधार पर उसने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। यदि राज्य सरकार पर आरोप लगाने का आधार अमान्य और असंवैधानिक पाया जाता है तो न्यायालय के पास विघटित सरकार को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। एक केस आया था उत्तराखंड का, हरीश रावत की सरकार थी और हरीश रावत की सरकार, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, हरीश रावत की सरकार को अनुच्छेद 356 के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का बाद में निर्णय आया। अब यहां पर देखिए, एसआर बोमई के मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि राज्य सरकार पर आरोप लगाने का कोई आधार अमान्य और असंवैधानिक पाया गया हो तो न्यायालय के पास एक बड़ा अधिकार है कि वह विघटित सरकार को पुनर्जीवित कर सकती है। और यही हुआ था उस मामले में। हरीश रावत की सरकार को विघटित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर सुनवाई का निर्धारण किया तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर हरीश रावत की सरकार को पुनर्जीवित कर दिया गया था उत्तराखंड में। साथ ही हमने कहा कि यदि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया हो तो इसका प्रभाव विधायिका के ऊपर क्या होता है। तो हमने कहा कि राज्य की जो विधानसभा है या तो उसे निलंबित किया जा सकता है या फिर उसे भी विघटित किया जा सकता है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।